नमस्कार, आप देख रहे हैं जन जन की बात जनता न्यूज के साथ। आज हमारे साथ बने हुए हैं राजापाकर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी और लोजपा के प्रदेश महासचिव रामनाथ रमन जी। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस विधानसभा चुनाव में उनकी क्या उम्मीदें राजापाकर विधानसभा क्षेत्र के लोग कर सकते हैं, क्या उम्मीदें वो हम नई सरकार से कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें हम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है सर, सबसे पहला क्वेश्चन, क्या एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है? देखिए, एनडीए में हम लोग तो कार्यकर्ता हैं एनडीए के, हमें नज़र में तो सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन सर, जिस तरीके से हमेशा पार्टी के खिलाफ जो सरकार है, कोलिएशन की जो सरकार है, उससे हमेशा मुखर होकर के चिराग पासवान जी आपके नेता बोलते रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, वो मुखर होकर के एनडीए के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। कोई भी जो ईमानदार दोस्त होगा, आप और असली दोस्त वही है ईमानदार दोस्त, कि अगर आप में कहीं ना कहीं कोई खराबी नज़र आता है तो वो मुखर होकर के आपको बतावे, जानकारी दे, वो आपका ईमानदार दोस्त है। और यही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सांसद चिराग पासवान जी कर रहे हैं कि उनके नज़र में एक ईमानदार दोस्त होने के नाते, एक घटक दल ईमानदार होने के नाते और एक घटक दल के रूप में एनडीए में रहने वाले माननीय सांसद चिराग पासवान जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नज़र में सरकार में जो थोड़ी सी कमी कहीं नज़र आ रहा है तो उसको उजागर कर उन्हें बता रहे हैं। सर, तो क्या ये सही है कि उसको सोशल मीडिया पे उजागर करना कितना हद तक सही है? सोशल मीडिया, कोई मीडिया में कहीं कोई बात आती है तो मीडिया के लोग तो जान ही जाते हैं। सर, एक और क्वेश्चन है मेरा इसी से रिलेटेड कि कुछ दिन पहले नीतीश कुमार जी द्वारा एक बिल लाया गया कि जो SC ST में अगर किसी की हत्या होती है तो उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसको चिराग पासवान एक चुनावी हथकंडा मानते हैं, आपका क्या कहना है? देखिए, अगर किसी की हत्या हो जाए और फिर उसको नौकरी मिले, वो मेरा व्यक्तिगत राय है कि किसी की हत्या कोई करता है, कोई भी हत्यारा हो, बलात्कारी हो, उसकी कोई जाति नहीं होती। नौकरी तो बाद में, सबसे पहले उसको पकड़ के फांसी होना चाहिए, उस हत्यारे को जेल में बंद कीजिए कि दूसरा हत्या नहीं हो पाए। अच्छा सर, अभी कुछ दिन पहले एक मूवमेंट चला था छात्रों का, स्पीक फॉर SSC स्टूडेंट्स, उसको अब घोषित किया गया कि ये 15 दिसंबर को होगा। सर, क्या ये होगा या नहीं होगा? क्या इस पे जो डबल इंजन की सरकार है हमेशा कहते रही है, कितना हद तक काम करेगी? इस संबंध में जो शीर्ष नेता हैं वो जानकारी देंगे आपको। सर, तो आपके हिसाब से रोजगार की क्या परिभाषा होनी चाहिए? देखिए, रोजगार और रोजगार की परिभाषा क्या? कोई भी पढ़े लिखे नौजवान रोड पर नहीं रहें, उनको किसी न किसी रूप में काम मिले इस देश में। जब हमें रोजगार मिलेगा नौजवानों को, जब रोजगार मिलेगा तो वो मजबूत होंगे, उनका परिवार मजबूत होगा, फिर उसी तरह से मेरा समाज प्रदेश मजबूत होगा, तो फिर रोजगार से मेरा देश मजबूत होगा, मेरी माँ भारती जो है हमारी वो मजबूत होगी। तो फिर उस संबंध में क्या कहा जा सकता है? जहाँ राष्ट्र मजबूत होगा, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? हमें कहने में कोई हिचक नहीं है कि ये रोजगार से मेरा राष्ट्र मजबूत होगा, हमारी भारत माँ मजबूत होगी। सर, जब हम रोजगार की बात करते हैं तो अभी हमारे बिहार यूपी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सरकारी नौकरी को ही रोजगार मानते हैं, बाकी चीज़ों को नहीं मानते। अब उन लोगों को कैसे संतुष्ट किया जाएगा? रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी नहीं। आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी जनसंख्या इस देश में है और सभी लोग सरकारी नौकरी की अपेक्षा करेंगे, ऐसा नहीं सोच रखना। पढ़ने लिखने का मतलब केवल सरकारी नौकरी, कतई नहीं। रोजगार सृजन, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी जी ने कहा कि स्वाभिमानी बनो, आत्मनिर्भर बनो, तो रोजगार खुद को भी प्रयास करना चाहिए रोजगार के लिए नौजवानों को। और जहां तक सरकार की बात है, अभी देख रहे हैं आप कि देश किस परिस्थिति से गुजर रहा है, बावजूद नौजवानों का जो रोष आया है सामने के लिए, उसके लिए हम लोग देख रहे हैं, टीवी में, अखबार में, सब जगह देख रहे हैं कि रोजगार मुहैया के लिए सरकार कदम उठा रही है, उस पर कार्रवाई शुरू हुई है। सर, एक क्वेश्चन है, जो कुछ दिन पहले सुशांत की हत्या हुई थी, हत्या ने उसको एक आत्महत्या का रूप दिया गया था। क्या लगता है उस समय जो नीतीश कुमार जी ने CBI को ट्रांसफ़र करने की ये बात कही है, एक बिहार के युवाओं की तरफ से वोट बैंक को जमा अपने तरफ लाने की कोशिश है?
नहीं, कत्तर नहीं, मैं इसको नहीं मानता। ये व्यक्तिगत हमारी सोच है, मैं इसको नहीं मानता कि इसमें वोट बाट किसी के ज़िंदगी का सवाल है। और सबसे बड़ी बात है कि जो फिल्म उद्योग है उसमें ये तो स्पष्ट हो चला है सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद कि कोई भी दूसरे प्रदेश से जो लोग जाते हैं उस इंडस्ट्री में निश्चित उनके साथ भेदभाव किया जाता है। और उसी का परिणाम है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ ये घटना घटी। और इस घटना को उजागर करने में या CBI जांच कराने में बिहार सरकार ने जो कदम उठाया वो काबिल तारीफ है। लेकिन उससे पहले आप जब चलेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सांसद श्री चिराग पासवान जी ने ही मांग रखा था, सर्वप्रथम उन्होंने मांग रखा कि CBI से मांग कराई जाए। और जब CBI से मांग कराई जाए और मांग हुआ, उनके दबाव में कहिए या उनके विचार से जब ये CBI मांग कर रखा गया तो देख रहे हैं कि सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है। और निश्चित तरह से हम आपके माध्यम से ये मांग भी करते हैं आज भी एक लोक जनशक्ति पार्टी के सिपाही होने के नाते कि इस तरह की हत्या में एक युवा जो कलाकार है उसकी हत्या के पीछे जिसका हाथ हो उसको पकड़ करके उसी तरह फांसी पर लटका दिया जाए। जी जब हम बात करते हैं चिराग पासवान जी की, वो खुद अभिनेता रहे हैं, उन्होंने फिल्मों में काम किया है। अब आप नहीं देखते कि जब उनके दबाव में सरकार CBI जांच की सिफारिश कर सकती है तो वो खुद को अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पे क्यों नहीं लाते हैं? देखिए, किसकी इच्छा नहीं होती है कि हम मुख्यमंत्री बने, उनका तो है। और वो तो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम लोगों के जैसा पार्टी का सिपाही और बिहार की जनता भी उनके क्रियाकलाप को देख करके चाहती है कि मुख्यमंत्री के रूप में हमारे सामने क्या यही महत्वाकांक्षा उनको NDA के खिलाफ ले जा रही है? नहीं, ये महत्वाकांक्षा अभी नहीं है। और अभी तो ये कभी नहीं उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री के रूप में ये हूँ, अपना प्रस्ताव नहीं रखा। क्योंकि NDA ने तो स्पष्ट कर दिया है, जो आप लोग ही जानते हैं, कि किन्हें नेता मान लिया गया है। और मुख्यमंत्री के रूप में आने वाले समय में कौन नहीं चाहेगा कि हाँ भाई मेरा नेता, हम पार्टी के लोग हैं, कौन नहीं चाहेगा कि हमारे नेता मुख्यमंत्री के रूप में आवे, प्रधानमंत्री के रूप में आवे। ये तो अच्छी बात है ना। सर, जब लेफ्ट की कुछ पार्टियां भाकपा, माकपा और RJD जो महागठबंधन की पार्टियां हैं वो जब एक तरफ हो जाती है तो आप क्या देखते हैं, वोट बैंक किसका ज़्यादा प्रतिशत बढ़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रजातंत्र में जनता मालिक, जनता जिसके तरफ जाएगी वो विजय होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है महागठबंधन और दुनिया संसार से, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेता कौन, किसके रूप में, कौन है महागठबंधन में नेता, आप देख रहे हैं ना। सर, तेजस्वी यादव तो खुद को पेश कर रहे हैं नेता के तौर पे। अब अपने अब एक देहात में कहावत है कि अपने मियाँ मिट्ठू, आप कहिएगा कि हम, वो तो उनकी पार्टी है, मुख्यमंत्री के रूप में अपने आप को पेश कर सकते हैं, प्रधानमंत्री के रूप में उनको रोकता कौन है? कोई फर्क नहीं पड़ता। सर, मेरा आखिरी सवाल, इस जो सरकार बनेगी अब 2020 में, इस सरकार से हम क्या उम्मीदें कर सकते हैं? एक युवा के तौर पे, एक जनता के तौर पे क्या उम्मीदें कर सकते हैं? जब सरकार बनेगी, ठीक ना, जब सरकार बनेगी तो सामने सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। और आप देखिए रहे हैं, आप लोग खुद देख रहे हैं, आप पत्रकार हैं कि आप सब कुछ समझ रहे हैं। इस समय कोई टीका टिप्पणी। चुनाव में आप दूसरे नंबर पे रहे हैं, शिवचंद्र राम जी जो राजद के हैं वो जीते हैं, मिनिस्ट्री भी उन्होंने संभाली है। आपका क्या कहना है, उनकी कहाँ कमी रह गई जो इस बार जनता आपको चुनना चाहेगी? ये कमी रह गई, ये तो यहाँ की जनता जान रही है ना। वो मंत्री हो जाए दूसरी बात है, मुख्यमंत्री हो जाए दूसरी बात है, लेकिन आप जिनका वोट लेकर के आप चुनाव जीते और मंत्री पद जैसा स्थान आपको प्राप्त हुआ, तो चुनाव जीतने के बाद कभी क्षेत्र में दर्शन हुआ क्या? जब क्षेत्र में आए ही नहीं तो फिर वैसा उम्मीदवार और वैसा नेता से क्या उम्मीद कर सकते हैं आप? सर, इस बार आपकी चुनावी रणनीति क्या है राजापाकड़ विधानसभा क्षेत्र में? चुनावी राजनीति तो देख रहे हैं कि मैं डोर टू डोर जा रहा हूं, सब जगह अपनों के बीच जा रहा हूं। और मैं स्पष्ट करूं आपको कि मैं चुनाव हारने के बाद भी लगातार 5 वर्षों तक मैं क्षेत्र में बना रहा। राजापाकड़ विधानसभा का 32 पंचायत, कोई गांव नहीं बचा हुआ जहां मैं नहीं गया। कोरोना जैसी महामारी में जहां लोग डर से अपने घरों में थे, लेकिन जहां कहीं दीन दुखिया जो क्षेत्र में रहने वाले उनको मेरा ज़रूरत महसूस हुआ है, सब जगह मैं गया हूँ। बाढ़ का मामला हो, कोरोना का मामला हो, हमसे जो बन पड़ा हर रूप में मैं सेवा किया हूँ उनका। मैं अपनी जान हथेली पर रखना उचित समझा। लेकिन जब मैं जनसेवा को स्वीकार किया हूँ अपना पेशा के रूप में, समाज सेवक के रूप में, तो फिर हमें कोरोना जैसे महामारी में भी डरने का प्रश्न नहीं उठा। और लगातार हम
क्षेत्र में बने रहें। इसलिए जो मेरा त्याग है, जो मेरा सेवा है, और मैं बहुत कम वोटों से हारा भी था, इसलिए हमारी दावेदारी बनती है। इस बार सर तो कंफर्मेशन पूरा हम समझे कि एनडीए की जो घटक दल है वो आप ही को टिकट देगी। तो एनडीए की घटक दल के रूप में हमारे जो हमारी पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी, तो चूँकि हम उसके उम्मीदवार रह चुके हैं, तो ये मानने की बात नहीं है। मैं निगेटिव सोच नहीं रखता। मेरा मानना है कि पार्टी निश्चित तौर से इंसाफ करेगी और हमें लड़ने का मौका देगी। सर अभी भी बहुत सारे क्षेत्रों में जो राजापाकर विधानसभा क्षेत्र में जो 32 पंचायत है उसमें बहुत सारे पंचायत अभी भी है जिसमें पूरे तरीके से किसी कार्यक्रम का क्रियान्वयन नहीं किया गया। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? किस तरह का कार्यक्रम स्पष्ट करें आप? जैसे सर जैसे हम बात करते हैं रोड की, पूरी तरीके से रोड नहीं बना, या फिर जो नीतीश कुमार जी के 7 निश्चय योजना थी, बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो धरातल पे नहीं उतरी। इसके संदर्भ में आप क्या कहेंगे? देखिए, जो प्रतिनिधि जीत करके यहाँ से गया, जो विधायक, वही जाकर के जब कुंभकर्ण की निद्रा में सो गया, क्षेत्र का चिंता ही नहीं उसको, तो फिर विकास की बात और किसी भी योजना को कार्यान्वित करने की बात तो कहाँ से होगा? आखिर जो जनता है, यहाँ की जनता है, उन्होंने तो अपना मत देकर प्रतिनिधि को चुना, और वो प्रतिनिधि को इसलिए चुना था कि हमारे सामने जो समस्या आएगी हमारे क्षेत्र में उसके लिए वो तैनात रहे, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। सर तो जिस तरीके से राजापाकर विधानसभा क्षेत्र से जीत करके शिवचंद्र राम जी सरकार में मंत्री बने, अगर आपकी सरकार बनती है, आप जीतते हैं, तो क्या आपको मंत्री पद मिलेगी? देखिए, ये इस पर कुछ कहना, अभी तो चुनाव लड़ना है। चुनाव लड़ने के बाद जो स्थिति बनेगी वो तो फिर जो शीर्ष नेता है उनका काम होता है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ बने रहे।